एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी को अलग से पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड दे दिए गए होंगे, उनको हमें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना होगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी को पता करने के लिए कुछ सर्टेन रूल होते हैं, उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पे जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सब बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद भी वो कंपाउंड स्टेबल हुआ, इसका मतलब ये कि वो जो कंपाउंड है वो थर्मली स्टेबल है, यानी कि स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट और टेम्परेचर को हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन पे इसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट रूल होते हैं, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड, इनमें बीच का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग रूल होंगे। जैसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड की। तो कोवैलेंट कंपाउंड में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, TS स्टैंड फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। अब हम बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है, वो किसी एलिमेंट से मिलके बना होगा, दो या दो से ज़्यादा, उसका जो एलिमेंट है उसको हम देखेंगे कि उसकी साइज़ कैसी है। जितना छोटा साइज़ होगा, लेस द साइज़, उतना अच्छा उनके बीच का ओवरलैप होगा, और जितना ज़्यादा ओवरलैप होता है उनके बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की साइज़ स्मॉल होती है, तो इनके बीच का जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो भी स्ट्रांग होगा, यानी कि इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, यानी इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयोनिक कंपाउंड की। जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड दिया गया है तो आप उसको कैटायन और एनायन में सेपरेट कर दीजिएगा। अगर आपको मोनो एटॉमिक एनायन मिलता है तो अलग केस होगा, और पॉली एटॉमिक एनायन के लिए अलग केस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मोनो एटॉमिक एनायन अगर आया तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मोनो एटॉमिक एनायन का एग्जांपल होता है सल्फर -2, ऑक्सीजन -2, H-1, N-3, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1। ठीक, इनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। अब इनका थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी के। और लैटिस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय साइज़ के। अगर किसी भी अनायन का चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, और इन द सेम केस हम कह सकते हैं कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी वो कंपाउंड थर्मली स्टेबल है। अगर किसी केस में जो चार्ज है वो सेम आया तो हम उसके बाद साइज़ चेक करेंगे। अगर जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी, जितना कम साइज़ होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी और साइज़ के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनायन की। जैसे पॉली एटॉमिक एनायन का एग्जांपल होता है सल्फेट -2, सल्फाइट -2, कार्बोनेट आयन हो गया हमारे पास CO3-2, NO3-2। ये जो एग्जांपल है वो पॉली एटॉमिक एनायन के एग्जांपल है। तो इनका हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो पॉली एटॉमिक एनायन के केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जितना छोटा कैटायन का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, यानी जितना ज़्यादा कैटायन की पोलराइजेशन पावर होती है उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। और उसी का अगर हम बात करें अनायन की, तो अनायन का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, यानी जो पोलराइजेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ ऑफ कैटायन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज़ ऑफ अनायन के। तो इसी का उल्टा हम करके लिख देंगे कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, इसका मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज़ ऑफ कैटायन के। साइज़ ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। वहीं हम बात करें साइज़ ऑफ अनायन की, तो साइज़ ऑफ अनायन जितना बड़ा उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये
रूल हैं जिसको आपको इन क्वेश्चन में लगा के देखना है और आपको इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा CH4 NH3 H2O और HF। इनके बीच की हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सब में कॉमन है, लेकिन इसका नंबर सब में घट रहा है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ठीक। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है हमारा वो कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हमें आपने रूल पढ़ा है कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 1 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 4 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे 1 ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि जिसके पास ज़्यादा बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर हमारा सेम आ जाएगा कि CH4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है NH3 से। उसके बाद ये ऑर्डर हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे निकाला, बॉन्ड एनर्जी से। जिसके पास जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा। थर्ड है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है कि डायमंड और ग्रेफाइट में से कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है। तो आपने डायमंड का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या फिर ग्रेफाइट का, तो आपने पढ़ा होगा कि जो डायमंड में होते हैं सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं 4। डायमंड में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और वहीं हम बात करें ग्रेफाइट की तो उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आप आगे से याद रखिएगा कि जो डायमंड होता है उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ग्रेफाइट के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वहीं सेम केस लग जाएगा, जिसके पास जितना ज़्यादा बॉन्ड वो उतना ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा जो डायमंड है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ है हमारा HI, HBr, HCl और HF। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड ही है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सब में हाइड्रोजन कॉमन है और यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्रोमीन ये जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये हैलोजन फैमिली है हमारी। तो डाउन द ग्रुप जो है साइज़ इनका वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कि इनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी। तो जिसका जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो होता है अपने ग्रुप का पहला मेंबर होता है और इसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है और हाइड्रोजन का भी साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो ओवरलैप होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा कि HF ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। यानी डाउन द ग्रुप, यानी जो हमारे सबसे नीचे ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसकी साइज़ उतनी बड़ी होगी और वो उतने अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड जो है वीक होगा और ये थर्मली अनस्टेबल होगा, ठीक है। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl। इसमें हमें फाइंड आउट करना है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड दिया गया है हमें ये आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल हमें दिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में। अब इसमें हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसका अनायन बनाते हैं। तो अनायन या फिर कटायन में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अनायन जो होगा वो हमारा होगा Cl-, सब में Cl- कॉमन है। तो जब हमने आपसे कहा था कि अगर जो चार्ज है वो अगर सेम आ जाए तो हम उसके बाद साइज़ कंपेयर करते हैं और साइज़ और थर्मल स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब ये कि जिसकी जितनी ज़्यादा साइज़ होगी वो उतना ही कम थर्मली स्टेबल होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे अगर आप जाएँ तो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यानी कि डाउन द ग्रुप जो साइज़ है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी सीज़ियम क्लोराइड की होगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हमारी होगी LiCl की। रीज़न हमने आपको बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज़ के मोनोएटॉमिक एनायन के केस में। तो यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा
मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और है हमारा बैरियम कार्बोनेट। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने आपको कहा था कि इसका कटायन और अनायन बनाना है हमें, तो ये हमारा Mg2+ हो जाएगा, CO3 2- हो जाएगा, ठीक। सब में कार्बोनेट आयन जो है वो कॉमन है। तो ये जो यहाँ पे अनायन बन रहा है वो पॉली एटॉमिक अनायन है, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन के। तो यहाँ पे सब में अनायन जो है वो सेम है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका कटायन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मैग्नीशियम 2+, Ca2+, सब में +2 का चार्ज है। लेकिन अगर हम बात करें साइज़ की तो ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है। तो ये अगर एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप इनका जो साइज़ है, कटायन का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। और पॉलीएटॉमिक अनायन के केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा कटायन का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो डाउन द ग्रुप अगर साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, AlF3, MgF2 और LiF। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है वो है हमारा आयोनिक कंपाउंड, और यहाँ पे जो अनायन बनेगा वो हमारा F-1। अब हमें ये देखना है कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये मोनोएटॉमिक अनायन है। अब हमें इसमें थर्मल स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी होती है। मोनोएटॉमिक अनायन के केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज़ के। तो सबसे पहले हम चार्ज कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है उसके पास +3 चार्ज होता है। यहाँ पे सब में -1 कॉमन होगा क्योंकि फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होता है और यहाँ पे -1, और यहाँ पे लिथियम के पास +1 होगा और फ्लोरीन के पास -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज आपको किस पे दिख रहा है? एल्युमिनियम पे। इसका मतलब ये कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, और उसके बाद आएगा हमारा लिथियम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।